मनवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी दुनिया दिखाया जाता है। ऐसी एक दुनिया जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी निकल रही थी, एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर ग्यू इनकनेक्ट होने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपने आप को एक नए जंगली जगह में पाता है। जब अपने आप को गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल सब दा और बालों के ऊपर पत्ते दा। वो जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथों की जगह उसको ब्रांचेस दिखाई पड़ती है, और जब हिलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह पे वो जाम चुका होता है। वो सोचने लगता है कि वो शायद सपना देख रहा होगा और सपने से जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहां तक यूजिफ को पता था, वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते मर गया था और इस लाइफ में वो एक पेड़ बन के रीइंकार्नेट हुआ है। उसी सोचने लगता है कि अगर उसे रीइंकार्नेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के में रीइंकार्नेट होता जो लड़कियां छेड़ सके और एक अपना हैरम बना सके, पर वो एक छोटे से पेड़ में रीइंकार्नेट हुआ था। पेड़ की आंखें नहीं होती होगी, ना ही वो देख सकता है, पर किसी वजह से वो अपने आसपास की माहौल को देखता है। देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक वैली में था। उसके पास 50 ब्रांच थे, जिनमें से वो बस एक ही को मूव कर पा रहा था। शायद दूसरे ब्रांच एक जगह पे रह रहे थे, नम हो चुके थे। दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाजों को सुन के ईजू डर रहा था, क्योंकि वो इतना नाजुक था कि एक मामूली हवा पे कर भी उसको मार सकता था। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को देखकर ये सोच के खुश होता है कि वो प्रीवियस लाइफ के टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख निहार रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगती हैं। मधुमक्खियों से परेशान होकर यूजू अपने ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खियों को वहीं मार देता है। तुरंत ही यूजू को नोटिफिकेशन आता है, डबल किल, 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टेटस स्क्रीन भी उसको दिखने लगता है। उसका नाम अभी इस लाइफ में यूजू ही था। वो एक म्यूटेंट विलो ट्री था, उसकी अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस था, पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाकर और सनलाइट रिसीव करके वो इवॉल्व हो सकता था। क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी दूसरे ट्री पार्ट्स को वो इवॉल्व नहीं कर सकता था, तो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथ कभी 1/50 था, वो अब इवॉल्व होकर 3/50 हो गया था। जीयू अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही जीयू का ब्रांच स्ट्रांग हो जाता है, वैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए वो एक बीहाइव को अटैक कर देता है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। इवोल्यूशन पॉइंट पापा करके वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्गर बन चुका था। वो इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका था कि अपने हर ब्रांचेस को अब मूव कर सकता था। उन ब्रांचेस से वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था, तो जीव पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी अपने इम्पैक्ट से पत्थर को डैमेज कर देता है। वो इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर ल्योर करता था और अंदर आते ही उन पे अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसके रूट्स मिट्टी की गहराई तक जाकर एनर्जी एब्जॉर्व करके उसे बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। इसीलिए वो बिना कुछ की भी बढ़ रहा था। उसे ना बीमारी का डर था, ना ही थकान की चिंता। उसे ना स्कूल जाने का टेंशन था, ना ही खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था, इस दुनिया का भगवान बनने की सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेस में जू को कुछ फैल्कन के चूजे दिखते हैं, जिनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। क्योंकि जू अभी तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था, तो स्काउटिंग के लिए फैल्कन्स के चूजों को पालने की सोचता है। फैल्कन्स जो 276 से 360 किलोमीटर पर आवर से उड़ते थे, जो चीजें से भी तेज थे। वो जीव की एरियल स्काउट बनने वाले थे। जीव जो अपने पिछले लाइफ में कमजोर था, इस लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहाँ कई सारे स्ट्रांग मॉन्स्टर्स थे, जहाँ वाइल्ड वुल्फ गैंग बना के शिकार करती थी, जहाँ जायंट एंट और बीज मैट्रिड रहते थे, जहाँ स्पाइडर क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव थे और उनका शिकार करने वाले एक स्नेक जैसे प्रेडिटर्स थे, वहाँ जीव सर्वाइव करने वाला था। कभी वो शिकार करके फैल्कन के चूजों को खाना खिला रहा था, तो कभी सनराइज करके खुद इवॉल्व हो रहा था। ऐसे ही एक्सपीरियंस पाकर जो ब्रांच 10 तक पहुंच जाता है। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट्स के स्ट्रॉन्गर बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था, और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स के इवॉल्व होते ही जू फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था, और एक तरह से जीव के लिए उसके रूट हिडन वेपन दे। तभी जू को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के जीव बैटल मोड में आके वहां चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियों के अंदर जीव को एक उंडेड फॉक्स मिलता है। फॉक्स जो उंडेड द, फॉक्स जो पॉइजन द। उसे उंडेड फॉक्स को मार के भी जू को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या एवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलने वाला था, तो उसे रिकवर करता है। जू के सेट में डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोस्टैसिस और रिकवरी की एबिलिटीज दे। उस फॉक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसके उनको हील करने के लिए जू उसे अपना सैप देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है, पर जू से अटैच हो जाता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है, पर जू के पास से ही रहने लगता है। रेड फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और म्यूटेंट रेड फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था, जिसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आई ऑफ चेन था, वो अब से जू का फीन स्टार्ट होता है। जीव के साथ जो अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, वो ऑफ ड्यूटी लेवल 9 में पहुंच चुका था। उसके इस दुनिया में चौथा महीना चल रहा था। इन 4 महीनों में वो बहुत कुछ सीखा था। वो ट्री बन के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसके पास फॉल्कर के कुछ चूजे और म्यूटेंट रेड फॉक्स बोल के एक मॉन्स्टर भी था। क्योंकि रेड फॉक्स एरो की वजह से उंडेड था,
तो जियो उसे सोचने लगता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के घायल होने की जिम्मेदार जरूर इंसान होंगे। जियो इस वक्त इंसानों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। इंसान अगर जियो को ड्रॉइड समझ के काट देंगे तो वो वहीं मर सकता था, इसलिए वो अपना लो प्रोफाइल बना के रहने की सोचता है। वो इंसानों से बच के रहने की सोचता है, उनको अवॉइड करने की सोचता है, पर ऐसा होता नहीं है। दूर से जियो को कुछ आवाजें सुनाई देता है। जब वो उसे और गौर करता है तो उसे दो इंसान उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। उन दो लड़कियों को देख जियो तुरंत अपने स्पिरिचुअल फेस को ट्री के अंदर छुपा देता है। वो लड़कियां जियो के पास आती हैं, उसको फादर बोल के उसके सामने कुछ अगरबत्ती जलाती हैं और कुछ खाने का ऑफरिंग देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जियो के नीचे उन दोनों लड़कियों के फादर को दफनाया गया था। एक तरह से जियो उन दोनों लड़कियों के फादर के कब्र पे खड़ा था। उनके फादर के डिकम्पोजिंग बॉडी को एब्जॉर्व करके जियो बड़ा हुआ था। जहाँ ये सब सुन के और जान के जियो को अजीब लग रहा होता है, वहीं उन दोनों लड़कियों को मन ही मन वो उधर से चले जाने को बोल रहा होता है। यहाँ हमें उन दोनों लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। बड़ी सिस्टर जहाँ मैच्योर और पेशेंस से भरी हुई थी, वहीं छोटी सिस्टर चाइल्डिश और हमेशा हार्बरी में रहती थी। छोटी इतनी पेशेंसलेस थी कि कभी कभी अपने फादर के ऑफरिंग्स को भी खा लेती थी। थोड़ा प्रेयर करने के बाद वो दो लड़की पास ही एक रिवर में नहाने के लिए चले जाते हैं और नहाते हुए दो सिस्टर पानी में मजे करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के जियो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उनको नहाते हुए देखना चाहता था, वो देख भी लेता, पर उसके साइड को कुछ दूसरे पे रोक रहे थे। वो इतना मुकाबिल हो जाता है कि अपने रूट्स को उखड़ के उनके पास उनको नहाते हुए देखने के लिए चला जाता है। नहा धो के दो लड़की अपने फादर को गुड बाय बोल के वहां से चले जाते हैं और जियो उनको ऐसे ही घूरता रहता है। ऐसे ही देखते देखते और एक हफ्ता बीत जाता है। ऊपर से जू का कैनियन पीसफुल लिमक रहा था, अंदर से जू का कैनियन जंग का मैदान था। प्रेडिटर्स और प्रेज हमेशा जंग छेड़ी रहती थी। जू की फैल्कन सब बड़े हो चुके थे और लेवल 3 में पहुंच चुके थे। वो इतना काबिल बन चुके थे कि म्यूटेंट रेड फॉक्स के साथ मिलकर शिकार करने लगे थे। ऐसे ही वो लोग मिलकर म्यूटेंट गोल्डन ईगल का शिकार कर रहे थे, जहां फैल्कन्स मिलकर एक साथ ईगल पे हवाई हमले कर रहे थे। वहीं रेड फॉक्स ईगल को काट के अपने दांतों से हमला कर रहा था, पर म्यूटेंट गोल्डन ईगल को हराना म्यूटेंट रेड फॉक्स और फैल्कन्स के बस में नहीं था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल उनसे लेवल में बहुत ज्यादा अपर था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल जो अपने क्लॉस से शिकार को फाड़ के रख देता था और अपने स्टील जैसे पंखों से एनिमीज पे हवाई हमले करता था, वो अब म्यूटेंट रेड फॉक्स और फैल्कन्स पे हावी होने लगा था। म्यूटेंट गोल्डन ईगल म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने क्लॉज में पकड़ के जमीन में पटक देता है। ईगल फॉक्स को खाने वाला था कि जू ईगल को अपने ड्रिलर जैसे ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जो ईगल की तीनों से कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था, वो आखिर जू के द्वारा मारा जाता है। जू जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था, वैसे वैसे वो अपने ओरा को कंट्रोल में ले रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर्स उसके ओरा की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी तरह किसी दिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर उसके एरिया में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उससे मॉन्स्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके मॉन्स्टर्स पेट्स को भी आने वाले खतरे से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। लेवल 7 के म्यूटेंट गोल्डन ईगल को मार के जू को 70 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। जू अपने फॉल्कन्स और रेड फॉक्स को हील करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अपना सैप उन्हें पिला ही रहा होता है कि अचानक वहां एक धमाका होता है। धमाका जैसे कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग वहां धा गई हो। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रहा होता है और जब माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो जियो को तुरंत ही एक वार्निंग नोटिफिकेशन आता है। उसके कई सारे ब्रांचेस कट चुके थे। 50 ब्रांचेस में से बस 24 ब्रांचेस ही बचे थे। बाल बाल बचा था। जब धूल पूरी तरह जमता है तो जियो को उसकी ये हालत करने वाला एनिमी दिखता है। वो महसूस नहीं कर पाया था जिसने जियो की तरह अपना ओरा छुपा रखा था। जियो का एनिमी एक डूमहॉक नेक्स था, स्नेक जो लेवल 9 पे था। कैसा स्नेक जिसके सर और पैर पे ब्लेड्स लगे थे, ब्लेड्स जो एक ट्री को आसानी से काट सकते थे। स्नेक को देख म्यूटेंट रेड फॉक्स घुराने लगता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स को इस तरह घुराते देख जू समझ जाता है कि रेड फॉक्स स्नेक से पहले लड़ चुका था और शायद रेड फॉक्स को घायल डूमहॉक ने स्नेक नहीं किया था। सीन स्टार्ट होता है। ज्यूइक और टॉमोहॉक सांप सीनी आमने सामने द एक पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है और इस टोमाहॉक स्नेक के सर और पूंछ पे एक्स जैसे ब्लेड लगे हुए थे। उसी ब्लेड पे यूज करके टोमाहॉक स्नेक ट्विस्ट को आईएसआईली चॉप कर सकता था और वो करता भी है। टोमाहॉक स्नेक एक ही अटैक से जी की 2016 की जियो की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर लेता है। टोमाहॉक स्नेक के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ एक प्रीमियम पैकेज था। अपने रूट्स को एनहांस करके जियो टोमाहॉक स्नेक का सामना करता है। उसके एक्स जैसे सर के अटैक को ब्लॉक करता है क्योंकि स्नेक का साइज एंजाइंटिक था और उसके अटैक्स के इम्पैक्ट भी जोरदार था। स्नेक और जी दोनों लेवल 9 के थे। फर्स्ट स्नेक पे अपर हैंड पाने के लिए गो इवोल्यूशन पॉइंट को यूज करके अपने रूट्स को एक के बाद एक इवॉल्व करने लगा था। सारे इंस्टीट्यूट्स को यूज करके जियो स्नेक को जकड़ के अपने टैगलर जैसे रूट से स्नेक के पेट पे हमला करने लगता है। स्नेक थोड़ा बहुत स्टैगर्ड तो होता है, पर उसका घाव इतना क्रिटिकल नहीं था कि स्नेक और जी अब बराबरी की दुश्मन बन चुकी थी। पर जियो टोमाहॉक स्नेक को अपने एरिया में डोमिनेट नहीं करने वाला था। हर एक रूट से, हर एक ब्रांच से जियो स्नेक पे हमला करके उसे वहां से भागने पे मजबूर कर देता है। स्नेक तो चला जाता है, पर फोर्सफुली अपने रूट्स को स्ट्रेंथनिंग करने की वजह से जियो का कोर क्रैक हो जाता है। जियो को इस हालत में देख उसके पेट्स मतलब फाल्कन और न्यूटन रेड फॉक्स उसके पास चले जाते हैं। जियो अपने पेट्स को दिलासा तो देता है, पर अंदर ही अंदर उसे अच्छी तरह से पता था कि टोमाहॉक स्नेक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर चुका था। भले ही स्नेक अभी के लिए चला गया हो, पर वो वापस जरूर आएगा और उसे टाइम जियो शायद इतना लकी ना हो। उसे अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, उसे अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। 100 इवोल्यूशन पॉइंट यूज करके वो फर्स्ट ऑर्डर में प्रमोट हो सकता है।
यहाँ में पता चलता है कि मॉन्स्टर्स जितना ज़्यादा हायर ऑर्डर में होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, कि जियो श्योर था कि मॉन्स्टर्स उसकी ओर से अट्रैक्ट होकर उसके एरिया में ज़रूर आएंगे। तो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए वो अपने आप को प्रमोट कर देता है। जियो के फर्स्ट ऑर्डर में पहुंचते ही उसका ब्रोकन कोर हील हो जाता है, उसके टूटी फूटी ब्रांचेस भी उग जाते हैं, वो इवॉल्व हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ उसके मॉन्स्टर्स भी इवॉल्व हो जाते हैं। जहां उसकी आंख तो फिर इन फैल्कन अब न्यूटन परेसन लोक में इवॉल्व हो चुके थे, वहीं लेवल 4 का न्यूटन रेड फॉक्स लेवल 7 में पहुंच चुका था। रेड फॉक्स अब अलग ही एनर्जी इमिट कर रहा था। गू अपने फैल्कन्स को पूरे एरिया में टॉमहॉक स्नेक को ढूंढने में लगा देता है और बुलेट की स्पीड से फॉलो कर स्नेक की स्काउटिंग करने चारों तरफ उड़ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में पहुंचकर उसे न्यू स्किल्स भी मिले थे। वो अपने स्किल्स को देखने के लिए स्टेटस विंडो खोलने ही वाला था कि उसे दूर से इंसानों की चीख सुनाई देती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि दो लड़कियों को कुछ मॉन्स्टर्स दौड़ा रहे थे। वो दो लड़कियां वही थी जो कुछ टाइम पहले जियो के पास आ चुकी थी। ये सीन देख जियो समझ जाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, की वजह से उन लड़कियों को पार्टी कर रहे थे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। मॉन्स्टर्स को आते देख जियो को और अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए म्यूटेंट रेड फॉक्स और फाल्कन मॉन्स्टर और लड़कियों के बीच कूद जाते हैं। दोनों तरफ से जंग छिड़ जाती है। जहां फाल्कन अपने बुलेट जैसे स्पीड से मॉन्स्टर्स पर हवाई हमले कर रहे थे, वहीं न्यूटन रेड फॉक्स अपने क्लॉज और दांतों से एक मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। ये सब देख लड़कियां खुश हो रही होती हैं। लड़कियां सोच रही होती हैं कि रेड फॉक्स और फाल्कन उनको बचा रहे हैं, पर जैसे ही उनको पीछे से पेड़ बोलते हुए और हिलते हुए दिखता है, वो बेहोश हो जाते हैं। रेड फॉक्स और फाल्कन्स को पीछे हटने को बोल जो लड़ाई के मैदान पे उतरता है। वो अपने टेंटिकल्स और रूट से सारे मॉन्स्टर्स पे एक साथ हमला कर देता है। कहीं जियो हिप्पो को मार के 50 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं न्यूटन रेड्स को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। कहीं राइनो को मार के 30 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं जिराफ को मार के 20 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। कहीं वाइल्ड बोर को मार के 10 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है, तो कहीं म्यूल को मार के 10 इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। इन स्पीरोस के सुपरफास्ट भाग भी जियो के रूट के सामने टिक नहीं पाता। जियो सबको मार देता है और इवोल्यूशन पॉइंट पाता है। गिनी चुने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स जो जियो के अटैक को सहन कर लिए थे, मॉन्स्टर्स जैसे कि कुछ वुल्व्स, क्रेन, एक मंकी, एक को और एक हनीपॉट पीचर। क्योंकि ये मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल थे, जियो उन्हें ब्रांचेस से बांध के रखा था। मॉन्स्टर से निपटने के बाद जियो का मेन प्रॉब्लम ये दो लड़कियां थी। जियो अगर उन दो लड़कियों को जाने दिया तो सब लोग उसके बारे में जान जाएंगे, और अगर मार दिया तो विलेज दो लड़कियों को ढूंढते ढूंढते एक टाइम जियो की एरिया में पहुंच जाएंगे। विलेज को उसके बारे में पता चल गया तो मिलिट्री वालों को भी पता चल जाएगा, और मिलिट्री वाले उसको टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए लैब में ले जाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे या किसी बोटानिकल गार्डन में कांच के अंदर सजा के रख देंगे। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए जियो कुछ और करने की सोचता है, कुछ ऐसा जिससे किसी का नुकसान ना हो। सीन स्टार्ट हो, दो लड़कियां बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों जंगल में उठती हैं तो नजारा देखने लायक था। चांदनी रात में जंगल बहुत सुंदर दिख रहा था। उसी चांदनी रात में जब उनकी नजर उनके पीछे के भूतिया पेड़ पर गिरती है तो दोनों के दोनों लड़कियां चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। एक ऐसा भूतिया पेड़ जो उनको घूर रहा था, जिसके बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी और विस्प्स बाहर आ रहा था। दोनों चिकती लड़कियों को शांत करने के लिए जियो जमीन में लिख देता है, आई एम योर फादर। क्योंकि जियो पहले लाइफ में इंसान था तो इंसानी भाषा अच्छी तरह जानता था। पिछले लाइफ का नॉलेज इस लाइफ में उसके काम आ रहा था, क्योंकि जियो अपने स्किल को यूज करके लड़कियों का डिटेल्स निकाल सकता था। वो लड़कियों को यकीन दिलाने के लिए और उनके शक को दूर करने के लिए दोनों का नाम और पोस्टल सीक्रेट्स डिटेल्स में बताने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छोटी सिस्टर का नाम शाव्यांग था। वो 14 साल की थी। पड़ोस के गांव की लड़की आयु को पसंद करती थी। वहीं बड़ी सिस्टर का नाम शाओजिंग था। वो भी 14 साल की थी और बहन और ग्रैंडफादर का ख्याल रखने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करने लगी थी। सीक्रेट्स उन बड़ी सिस्टर जहां सरप्राइज थी, वहीं छोटी सिस्टर शर्मा रही थी। शाओजिंग और शाओलिन को यकीन हो चुका था कि जियो ही उनका डेड फादर है, क्योंकि ये सीक्रेट्स दोनों सिस्टर अपने फादर को ही बताई थी जब वो बीमार थे। और देखा जाए तो दोनों सिस्टर सही भी थी, वो सच में उनका फादर था। किस्मत या कोइंसिडेंस की वजह से जियो लड़कियों के डेड फादर के ऊपर उगा था। जहां जियो डिकम्पोजिंग डेड फादर को ऑब्जॉर्व करके बढ़ रहा था, वही टाइम के साथ शायद दोनों का सोल फ्यूज हो गया होगा। इसीलिए दोनों सिस्टर के साथ जियो इमोशनली धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा था, उनकी केयर करने लगा था। जहां जियो शॉकिंग और शाओलिन को हैप्पीनेस बना के देता है, वही दोनों सिस्टर अपने फादर मतलब जियो को अपने वर्ल्ड के बारे में अपडेट करते हैं। शाओलिंग और शाओजिंग के हिसाब से उनकी दुनिया में कुछ महीनों से अजीब चीज हो रही थी। पिछले महीने ही एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। क्रॉस ने कुर्ते प्लेन को घेर लिया, जिसकी वजह से प्लेन लैंडिंग करने के लिए तो उतरा, पर लैंड नहीं हुआ। प्लेन तो उसके बीच कहीं गायब हो गया। ऐसे ही घटना पैसिफिक ओशन में भी हुआ था। एक काली परछाई समुद्र की गहराई से निकलकर एक शिप को निगल गया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये सब चीजें एक अननोन सब्सटेंस की वजह से हो रही थी, जो हवा में मौजूद थी, जो फ्लोरा और फ्यूना में म्यूटेशन कर रही थी। उसी अननोन सब्सटेंस को ईस्ट के लोग स्पिरिचुअल पावर बोल रहे थे, तो वेस्ट के लोग मैजिक बोल रहे थे। पहले तो शाओजिंग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती थी, पर अपने डेड फादर को पेड़ के रूप में देख इन सब पे यकीन करने लगी थी। जहां बाहर की दुनिया के बारे में इतना कुछ सुनकर जियो सरप्राइज था, वहीं छोटी सिस्टर शाओलिन प्रिजनर रूल्स को मीट खिलाने चली गई थी। शाओलिन को देख क्रिमिनल घुस गारी को डराने की कोशिश करते हैं, पर शाओलिन के पीछे खड़े न्यूटन रेड फॉक्स को देख उसके सामने सबमिट कर लेते हैं और चुपचाप मीट खा लेते हैं।
और दूसरे मॉन्स्टर्स एनिमल्स को छोड़ जियो के पावर के सामने सबमिट कर चुका था और जियो के पास रेस्ट कर रहा था। वही दूसरे मॉन्स्टर्स एनिमल्स जो अभी तक सबमिट नहीं किए थे अब भी ब्रांचेस में बंधी हुई थी। कोई जियो को इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना कि हनीपॉट बैजर, जो जियो का सरदर्द दे रहा था। हनीप्रीत जो अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलता है बहुत जिद्दी था और अभी तक जियो के सामने झुका नहीं था। इतने मॉन्स्टर्स एनिमल्स को मारने के बाद जियो को बहुत सारी इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे। इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करने के लिए जियो अपना स्टेटस विंडो खोलता है तो जियो का मुख खुला का खुला रह जाता है। जियो को 149 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे और उसका लाइफ स्पैन 200 ईयर्स तक एक्सटेंड हो चुका था। जियो को बहुत सारे एक्टर्स भी मिल चुके थे। जियो के एवोल्यूशन की वजह से रीजनरेशन, डांस फॉग और हेलुसिनोजेनिक स्किल्स मिले थे। रीजनरेशन एक ऐसा स्किल जिसकी वजह से वो बड़े से बड़े घाव को हील कर सकता था। डांस फॉग एक ऐसा स्किल जो जियो के सराउंडिंग एरिया को कोहरे में घेर सकता था। हेलुसिनोजेनिक एक ऐसा स्किल जो जियो को कंफ्यूज करके उनको खौफ में डाल सकता था। अपने न्यू स्किल्स का ट्रायल करने के लिए जियो 20 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके डांस फॉग और हेलुसिनोजेनिक को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। देखते देखते आसपास के इलाकों में कोहरा छा जाता है। कोहरा इतना डेंस होता है कि पास की एक चीज भी दिख नहीं रही थी। यहाँ तक कि न्यूटन फॉक्स जो जियो के पास खड़ा था उसको देख नहीं पा रहा था क्योंकि शाओजिंग और शाओलिंग बहुत देर से जंगल में थी। तो जियो दोनों लड़कियों को न्यूटन रेड फॉक्स के साथ उनके घर भेज देता है। जाते जाते शॉकिंग और शाओलिन को उसके बारे में किसी को ना बताने के लिए भी बोल देता है। जहां दो लड़कियां आज के एक्सपीरियंस से बहुत खुश थी, वहीं दो लड़कियों के जाने के बाद जियो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए अपने स्किल्स और ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता है। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके जियो अपने 50 ब्रांचेस को अपग्रेड करता है, उनको एनहांस करता है। 45 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके अपने रूट्स अपग्रेड करता है, उनको स्ट्रॉन्गर बनाता है। उसी तरह 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके अपने हेलुसिनोजेनिक स्किल को अपग्रेड करता है और 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करके अपने डांस फॉक्स स्किल को भी अपग्रेड कर देता है। वो अपने रीजनरेशन स्किल को भी अपग्रेड करना चाहता था पर उसके पास इनफ इवोल्यूशन पॉइंट्स नहीं थे। सिर्फ 14 इवोल्यूशन पॉइंट से वो अपने रीजनरेशन स्किल को अपग्रेड नहीं कर सकता था। अपग्रेड होने के बाद जियो के रूट्स इतने स्ट्रांग बन चुके थे कि वो धरती के गहराई में 100 मीटर्स तक भी चले जाते थे। वो एक ऐसा अब लार्जर जो स्ट्रॉन्गर बन चुके रूट्स की वजह से जियो को धरती में एक अननोन सब्सटेंस का अंडरग्राउंड रिवर मिलता है। अननोन सब्सटेंस जिसको लोग मैजिक या स्पिरिट बोलते थे, जिसके बारे में साउलिंग और शॉकिंग बताए थे। अपग्रेडेशन के बाद हेलुसिनोजेनिक स्किल इतना स्ट्रांग बन चुका था कि रीजनल वुल्फ्स को अपने सामने एक जाइंटिक फेरोशियस बीस्ट को इल्यूजन दिख रहा था। हेलुसिनोजेनिक स्किल वुल्फ के ब्रेन के साथ खेल रहा था। अपग्रेड होकर जियो का हेलुसिनोजेनिक स्किल और डांस फॉक्स स्किल पूरे 10 मील के रेडियस में तहलका मचा रहे थे। पूरे जंगल के बीस्ट को रहे थे। वो लोग समझ चुके थे कि फॉरेस्ट में एक न्यू ओवरलॉर्ड आ चुका है, एक नया किंग आ चुका है। जियो फुली प्रिपेयर्ड था। अपनी स्ट्रेंथ में जियो का फुल कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो अब इतना पावरफुल हो चुका था कि टॉमहॉक स्नेक तो क्या, कोई दूसरा पावरफुल भी आए तो उसको वो धूल चटा दे। जियो टॉमहॉक स्नेक के बारे में सोच ही रहा था कि फाल्कन से जियो को पता चलता है कि पूरे केनियम के एरिया में टॉमहॉक स्नेक का नामो निशान नहीं था, पर जरूर आएगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खाने जरूर आएगा।